हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू रुद्रा एकेडमी। हम देखेंगे पॉलिटी, जो भारतीय संविधान का जो बनाने में जो भी नियम, जो भी समय और जो भी ब्रिटेन के द्वारा अर्थात कि इंग्लैंड के द्वारा जो भी प्रयत्न किए गए थे, जो भी कानून बनाए गए थे, हम उसका अध्ययन कर रहे हैं। हमने पिछले वीडियो में 1853 के राज्यलेख तक देखा था और हम उसे आगे आज देखेंगे। हमने कहाँ तक देख लिया था? तो हम लोगों ने 1853 का जो राज्यलेख था, 1853 का राज्यलेख था, हमने यहाँ तक देख लिया था। और ये जो राज्यलेख था, यहाँ से जो कंपनी का क्या होता है, कंपनी का शासन के तहत यहाँ तक चलाया गया था। ठीक। अब इसके बाद जो अगला कानून आएगा 1858 में यहाँ से क्राउन का शासन चलेगा। क्राउन का शासन, और इसको लाने का मेन कारण था 1857 की क्रांति। 1857 की क्रांति, और इसका पर्पज क्या था? जो भारत में बढ़ रहा उग्रवाद आंदोलन था, उग्रवादी आंदोलन को रोकना था। आंदोलन को क्या करना था? रोकना था। इसमें 1858 का जो अधिनियम आया था। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। इससे पहले हमें समझ लेते हैं कि किसके किसके लिए पर्याप्त होगा। तो यह वीडियो पर पर्याप्त होगा यूपीएसआई की जो तैयारी कर रहे हैं, यूपीपीएससी की जो तैयारी कर रहे हैं, यूपी आरओ की जो तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी की प्री की तैयारी कर रहे हैं, आप टेट की तैयारी कर रहे हो या पेट की तैयारी कर रहे हो, या आप किसी एग्ज़ाम के लिए एसएससी हुआ, सीजीएल हुआ, सीएचएसएल हुआ, एनडीए हुआ, एपकट हुआ, किसी चीज़ का भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, भारतीय इतिहास का जो बैकग्राउंड है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा ही जाता है। और हमने इसका वीडियो जो 1853 का राज्यलेख था, वहाँ तक हमने वीडियो बना लिया है और हम अपने अगले लेक्चर में बढ़ रहे हैं। और हमें 1858 के क्रांति से हमें क्या करना है, देखना है। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो जो 1858 की जो क्रांति थी, ठीक है, यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो जो ब्रिटिश क्राउन के अधीन कुछ अधिनियम थे, हम उनको देख लेते हैं। ब्रिटिश क्राउन के अधीन अधिनियम, इसमें जो था क्या था, यहाँ से कौन सा सबसे पहला अधिनियम था? 1858 में आया। फिर उसके बाद 1861, फिर उसके बाद 1873, फिर उसके बाद 1876 का अधिनियम आया, फिर उसके बाद 1892, फिर 1909 का अधिनियम आया, फिर उसके बाद 1919 का अधिनियम आया, फिर उसके बाद 1942, फिर उसके बाद 1945, उसके बाद 1946, और फिर लास्ट में 1947 भारत के भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम जो आया सबसे लास्ट में 1947 में। तो चलिए हम यहाँ इसमें हम आगे बढ़ते हैं। जो हमारा 1800, एक मिनट, यहाँ इसमें हमने एक छोड़ दिया है। 1919 के बाद 1935 का अधिनियम आता है, 1935 के बाद 1942 का आता है, 42 का अधिनियम। तो हमने यहाँ पे 1935 देख लिया है। तो जो 1858 से कहाँ तक है, 1935 तक है। इनको भारत शासन अधिनियम के नाम से जानते हैं। किस नाम से? भारत शासन अधिनियम। भारत शासन अधिनियम के नाम से जानते हैं। वहीं जो आपका 1942 से लेके 47 तक है, 1942 हम यहाँ पे लिख देते हैं। 1942 से लेकर 1947 को हम भारत की आज़ादी में राजनीतिक गतिरोध को क्या करते हैं, हम इसको किस नाम जानते हैं कि भारतीय आज़ादी में राजनीतिक गतिरोध
गतिरोध को तोड़ने का प्रयास किया गया, को तोड़ने के प्रयास के नाम से हम क्या करते हैं, इनको जानते हैं। ठीक है, तो जो 1858, 61, 73, 76, 92, 1909, 1992, 1935 का अधिनियम था, इसको भारत शासन अधिनियम के नाम से जानते हैं। वहीं जो 1942, 45, 46 और 47 था, इसको हम भारत की आज़ादी में राजनीतिक गतिरोध को तोड़ने के प्रयास के नाम से हम जानते हैं। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं और हम शुरू करते हैं भारत शासन अधिनियम 1858। तो मेडिन डाल लेते हैं यहाँ पे, भारत शासन अधिनियम अधिनियम 1858। ठीक, तो इसमें हम देखते हैं इसे एक्ट फॉर द वेटर गवर्नमेंट के नाम से भी जानते हैं। इसे हम एक्ट फॉर द वेटर गवर्नमेंट के नाम से भी जाना जाता है, के नाम से भी हम इसको क्या करते हैं, जानते हैं। और भारत में कंपनी का शासन यहाँ से क्या हो गया, समाप्त हो गया। भारत में जो कंपनी शासन था, कंपनी शासन क्या हो गया, यहाँ से समाप्त हो गया। कंपनी शासन समाप्त हो गया। फिर भारत में कंपनी का शासन समाप्त कर दिया गया, वहीं बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर भी क्या कर दिया, समाप्त कर दिया गया। बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इन दोनों क्या कर दिया गया, इन दोनों को समाप्त कर दिया गया, दोनों को समाप्त कर दिया गया। ब्रिटिश मंत्रिमंडल में एक सदस्य को रखा गया, जिसे हम भारत के राज्य सचिव के नाम से जानते हैं। एक नया पद का सृजन हुआ, भारत के राज्य सचिव, राज्य सचिव का पद क्या हुआ, सृजन हुआ, सृजन हुआ। और यह क्या करता था, सचिव, सचिव कहाँ से चुन के आता था, या ब्रिटेन से चुन के आता था डायरेक्ट, कहाँ से, या सीधे ब्रिटेन से चुना हुआ होता था। आगे बढ़ते हैं हम। इस सचिव को, जो ये सचिव था 15 सदस्यीय था। ठीक है, ये सचिव जो था कैसा था, 15 सदस्यीय कमेटी का अध्यक्ष होता था, सदस्य था। ठीक है, 15 सदस्य था। और इसके 8 सदस्य ब्रिटिश सरकार से होते थे। 8 जो होते थे सदस्य कहाँ से थे, ब्रिटिश गवर्नमेंट से होते थे। वहीं जो 7 सदस्य कंपनी के निदेशक, जो 7 होते थे कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा मनोनीत किए जाते थे। निदेशक मंडल द्वारा क्या होते थे, मनोनीत होते थे, मनोनीत होते थे। आगे हम देखते हैं इसमें, जो भारतीय मामलों पर ब्रिटिश संसद का सीधा नियंत्रण स्थापित हो गया। तो यहाँ से क्या हो गया कि जो भारतीय भारतीय मामले में ब्रिटिश संसद का सीधा नियंत्रण हो गया, का सीधा नियंत्रण स्थापित हो गया, स्थापित हो गया। आगे आगे देखते हैं, जो भारत का गवर्नर जनरल का नाम बदलकर, ठीक है, भारत का जो गवर्नर जनरल था, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के साथ साथ एक और नाम रख दिया गया, भारत का वायसराय, भारत का वायसराय। ठीक है, दोनों नाम होगा, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एंड वायसराय, दोनों नाम रखा गया। ठीक है, मतलब कि अभी तक जो 1858 के से पहले भारत को जो गवर्नर जनरल होते थे, उनको गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता था। अब उनको गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के साथ साथ वायसराय के नाम से भी जाना जाएगा। आगे, भारत के शिक्षित वर्गों द्वारा अपने अधिकारों को मैग्ना कार्टा कहा गया। जो भारत के शिक्षित वर्ग थे, इस अधिनियम को क्या कहा, भारत का मैग्ना कार्टा कहा, अर्थात के अधिकारों के लिए क्या कहा, भारत का मैग्ना कार्टा बोला, भारत शासन अधिनियम 1858 को।
वहीं जो प्रथम वायसराय थे, सबसे पहले जो प्रथम वायसराय बने, कौन बने? लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग भारत के प्रथम क्या बने? वायसराय बने। हम इसमें और देख लेते हैं कि जो गवर्नर जनरल को विधायी कार्यों हेतु नए प्रांतों में क्या होता था कि जो गवर्नर जनरल होते थे उनको विधायी कार्यों के लिए जो नए प्रांत होते थे तथा जो नवीन प्रांत के में गवर्नर जनरल या लेफ्टिनेंट गवर्नर की नियुक्ति का अधिकार दे दिया गया। ठीक है, जो लेफ्टिनेंट गवर्नर थे या थे जो निम्न पद के क्या होते थे, गवर्नर होते थे, उनको क्या दिया गया? नियुक्ति का अधिकार दिया गया। नियुक्ति कौन करेगा? वायसराय करेगा। आगे, केंद्रीय कार्यकारिणी सदस्यों की संख्या, जो केंद्रीय कार्यकारिणी सदस्य संख्या थी, कार्यकारिणी संख्या को 4 से बढ़ाकर 5 कर दिया गया। 4 से बढ़ाकर 5 कर दिया गया। ठीक, 4 से बढ़ाकर क्या कर दिया गया? 5 कर दिया गया। वहीं जो भारत का पांचवा जो इसका सदस्य था, इसका जो क्या था, पांचवा सदस्य था, वो कैसा होता था? वित्त अर्थात कि विधिवेत्ता होता था। इसमें वित्त मंत्री, वित्त के क्षेत्र में क्या होता था? वेत्ता होता था। भारत, अगर आगे देखते हैं कि जो भारत का गवर्नर जनरल था वो कैसा था? भारत का गवर्नर जनरल की जो मंत्रिपरिषद की सदस्य संख्या में 6 से क्या कर दिया गया? 12 कर दिया गया। जो उसके गवर्नर जनरल सदस्य संख्या सदस्य कितने थे? 6 थे, उसको बढ़ाकर कितना कर दिया गया? 12 कर दिया गया। गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने का अधिकार दिया गया। जो यहाँ पे गवर्नर जनरल थे उनको अध्यादेश जारी करने का अधिकार दिया गया। का अधिकार दे दिया गया। वहीं शासन का विकेंद्रीकरण प्रारंभ यहीं से हुआ। जो शासन का विकेंद्रीकरण प्रारंभ कब से हुआ? प्रारंभ इससे हुआ 1858 के अधिनियम से। अधिनियम से क्या हुआ? प्रारंभ हुआ। आगे हम देखते हैं, अगला अधिनियम आता है 1873 का अधिनियम। अगला अधिनियम आता है 1873 का अधिनियम। इंक चेंज करते हैं, फिर वहीं पे आएंगे। 1873 का अधिनियम। ठीक, चलिए हम इसको देखते हैं। तो 1873 का अधिनियम था, इसमें क्या क्या प्रावधान किया गया? तो ईस्ट इंडिया कंपनी को किसी भी समय भंग किया जा सकता था। ठीक है, इसमें क्या किया गया? पहले ही बताया गया। और कर दी भी 1858 में क्या कर दिया गया था? कर दिया गया था। तो इसमें लिखा गया था जो कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में कभी भी बैन कर दिया जाएगा, इसके प्रावधान को उल्लेख, इसके जो प्रावधान था इसका प्रावधान को क्या बताया या उल्लिखित करता है, प्रावधान को उल्लिखित किया गया। ठीक है, अर्थात कि जो 1858 में कंपनी को पहले ही क्या कर दिया गया था, उसका उल्लेख किया गया था कि यह इससे पहले भी यह कार्य जारी रखा गया, उसको बताया गया है। 1 जनवरी 1884 को ईस्ट इंडिया कंपनी को औपचारिक रूप से भंग कर दिया गया। जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी को कब? 1 जनवरी 1884 को पूर्ण रूप से
क्या कर दिया गया, भंग कर दिया गया, भंग कर दिया गया। ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या कर दिया, 1 जनवरी 1884, ये उल्टा हो गया है, 1884 को क्या कर दिया गया, पूर्ण रूप से भंग कर दिया गया। हम आगे देखते हैं, शाही उपाधि अधिनियम 1876, थिंक चेंज करते हैं और अब अगले अधिनियम की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला अधिनियम है शाही उपाधि अधिनियम, शाही उपाधि अधिनियम, अधिनियम 1876, 1876। अब हम इसको देखते हैं कि गवर्नर जनरल, इसमें क्या बताया गया कि जो गवर्नर जनरल की केंद्रीय कार्य परिषद थी, जो 5+1 से मिलकर बनी थी, जो गवर्नर जनरल की क्या कार्यकारिणी परिषद थी, जिसके सदस्य 5+1 के 6 सदस्यों से मिलकर बने थे, 5+1, ठीक है। इसका छठवां जो सदस्य होगा उसकी नियुक्ति कौन करेगा, उसकी नियुक्ति छठवां जो सदस्य होगा अर्थात की नियुक्ति कौन करेगा, गवर्नर जनरल करेगा। गवर्नर जनरल अपने कार्यकारिणी जो परिषद थी, ठीक है, उसकी सलाह पर करेगा, ये बताया गया इसमें शाही उपाधि अधिनियम 1876 में। इसी में बताया गया कि इसके पास PWD विभाग का क्या, जो PWD विभाग होगा, ठीक है, उसे लोक निर्माण कार्य विभाग सौंपा गया। और ये जो छठवां सदस्य था उसको क्या किया गया, PW विभाग का क्या करे, कार्य सौंपा गया, सौंप दिया गया, ठीक है। और 28 अप्रैल 1876 को एक घोषणा किया गया, 1876 को एक घोषणा किया गया कि महारानी विक्टोरिया भारत की सामग्री घोषित कर दी जाएंगी, तक की गई। जो महारानी विक्टोरिया थी, विक्टोरिया को भारत की, भारत का या सामग्री अर्थात की साम्राज्ञी घोषित कर दिया गया, साम्राज्ञी घोषित कर दिया गया, घोषित कर दिया गया, ठीक है। इसको 28 अप्रैल 1876 को महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री घोषित कर दिया गया, साम्राज्ञी। वहीं गवर्नर जनरल की जो कार्यकारिणी की जो परिषद का जो छठवां सदस्य होता था, वो गवर्नर जनरल अपने कार्यकारिणी परिषद के सदस्यों के सलाह पर उसकी नियुक्ति करता था, और वो जो छठवां सदस्य होता था PWD का कार्य उसको सौंपा गया था। वहीं 1873 का जो अधिनियम था, इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी को बैन करने की बात का प्रावधान किया गया, और इसको 1 जनवरी 1884 को पूर्ण रूप से क्या कर दिया, प्रतिबंधित कर दिया गया। आगे हम देखते हैं अगला अधिनियम। तो अगला अधिनियम क्या है, अगला अधिनियम भारत शासन अधिनियम 1892, क्या है, भारत शासन अधिनियम, अधिनियम 1892। हम इसको देखते हैं। तो जो भारत शासन अधिनियम था, इसका हम फैक्ट देखते हैं, पॉइंट। तो केंद्रीय विधान परिषद में अंतरिम सदस्यों की संख्या, जो केंद्रीय विधान परिषद थी, इसमें जो अतिरिक्त सदस्य थे उनकी संख्या बढ़ाकर 10 से बढ़ाकर कितनी कर दी गई, 10 से बढ़ाकर 16 कर दी गई, ठीक है। अर्थात कि केंद्रीय विधान परिषद का कार्य क्या होता था, कानून बनाना। इसका कार्य क्या होता था, कानून बनाना, कानून बनाना। वहीं अगला पॉइंट देखते हैं कि जो निर्वाचन की पद्धति का आरंभ क्या किया गया, ऐसे किया गया।
निर्वाचन के पद्धति का आरंभ किया गया। पद्धति का आरंभ किया गया। आगे देखते हैं इसी में, प्रांतीय परिषदों के गैर सरकारी, जो प्रांतीय परिषद के गैर सरकारी सदस्य, गैर सरकारी सदस्य नगरपालिका, नगरपालिका, जिला बोर्ड, विश्वविद्यालयों तथा वाणिज्य संकाय, वाणिज्य संकाय और जो वाणिज्य मंडल द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किए जाते थे, ठीक है, किए जाते थे, भारतीय सदस्यों को बजट में बहस करने और प्रश्न पूछने का अधिकार दे दिया गया। इसके तहत क्या कहते हैं, भारतीय सदस्यों को बजट, एक मिनट, सदस्यों को बजट में बहस करने का तथा प्रश्न पूछने का अधिकार क्या किया गया, दिया गया। प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया। इसी में और बताया गया कि जो असत्यता थी, जो संसदीय शासन प्रणाली की शुरुआत यहीं से हो गई। संसदीय शासन व्यवस्था यहीं से शुरू हुई। संसदीय शासन व्यवस्था की शुरुआत हो गई, ठीक है। यहाँ इसमें जो क्या था, पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं दिया गया, ठीक है। इसमें पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं दिया गया, नहीं दिया गया, ठीक है। किसमें, भारत शासन अधिनियम 1892, इसको देख लेते हैं कि जो केंद्रीय विधान परिषद की जो सदस्य संख्या थी उसको 10 से बढ़ाकर 16 कर दी गई। वहीं केंद्रीय विधान परिषद का जो विधानसभा था उसका कार्य क्या था, कानून बनाना। वहीं निर्वाचन के पद्धति का जो आरंभ किया गया, ठीक है, निर्वाचन पद्धति के का क्या किया, आरंभ किया गया। वहीं प्रांतीय परिषद जो गैर सरकारी सदस्य नगरपालिका, जिला बोर्ड, विश्वविद्यालय तथा वाणिज्य संगठन, वाणिज्य संकाय के जो भारतीय सदस्य थे उनको बहस करने का, बजट में बहस करने का और प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया, लेकिन पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं दिया गया। और यहीं से जो भारत में संसदीय शासन व्यवस्था का क्या हुआ होता है, शुरुआत होता है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं अगले अधिनियम की तरफ। तो हमारा अगला अधिनियम है भारत शासन अधिनियम 1909। नाम क्या है, भारत शासन अधिनियम 1909। यह इम्पोर्टेंट है, हम इसको देख लेते हैं। जो भारत शासन अधिनियम था इसको हम एक और नाम से जानते हैं, जिसको हम मार्ले मिंटो सुधार बोलते हैं। मार्ले मिंटो सुधार। जो हमारे मार्ले थे वो भारत सचिव थे, ये क्या थे, भारत सचिव थे। वहीं जो मिंटो थे गवर्नर जनरल थे। मिंटो क्या थे, गवर्नर जनरल थे। इसके कुछ हम प्रावधानों को देख लेते हैं।
तो जो सर अरुण डेल थे, जो समिति के आधार पर 1909 को इसे लागू किया गया। किस समिति के अनुसार? सर अरुण डेल समिति के आधार पर इसे क्या किया गया? लागू किया गया। वहीं केंद्रीय विधान परिषद में अतिरिक्त सदस्यों की संख्या बढ़ाकर 16 से 60 कर दी गई। जो केंद्रीय विधान परिषद केंद्रीय विधान परिषद की जो सदस्य संख्या थी, उसको बढ़ाकर कितना? 16 से कितना कर दिया गया? 16 से उसको 60 कर दिया गया। ठीक, 16 से क्या कर दिया गया? 60 कर दिया गया। एक मिनट। सोलह से क्या कर दिया गया? 60 कर दिया गया। वहीं मुसलमानों के लिए एक पृथक निर्वाचन क्षेत्र की क्या की व्यवस्था की गई। जो मुस्लिम थे उनके लिए क्या किया गया? पृथक निर्वाचन मंडल की क्या की गई? व्यवस्था की गई। निर्वाचन मंडल और निर्वाचन क्षेत्र की क्या की गई? व्यवस्था की गई। किसके लिए? मुस्लिम सदस्यों के लिए। और यहीं से जो उनका क्या था, जो इंग्लैंड के थे अर्थात कि ब्रिटेन वाले थे, उनका वोट डालो और राज करो की नीति सामने आ गई। यहीं से उनकी वोट डालो और राज करो की नीति क्या हुई? सामने दिखने लगी। सामने दिखने लगी। ठीक, यहीं से इसमें और बताया गया कि जो यहीं से संप्रदायवाद का क्या हो, हमें संप्रदायवाद का बीज पड़ा। इसी में संप्रदायवाद का बीज बोया गया। बीज बोया गया। इसी में संप्रदायवाद का बीज भी बोया गया। और इसी में जो सदस्यों को बजट में निर्वाचन करने सदस्यों को बजट में निर्वाचन करने और लोकहित के विषयों पर चर्चा करने का अनुपूरक प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया। निर्वाचन करना, बहस करना, लोकहित पर बहस करना, पूरक प्रश्न पूछना आदि का क्या किया गया? आदि का अधिकार दिया गया। अधिकार किया गया है, दिया गया। इसमें पार्लियामेंटरी सुधार अर्थात कि भारत संविधान अधिनियम 1909 में। आगे देखते हैं इसी में कि जो सर्वप्रथम भारत परिषद तथा वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में भारतीय सदस्यों को सम्मिलित किया गया था। 2 भारतीय थे। ठीक है, जो कार्यकारिणी परिषद में प्रथम भारतीय कौन थे शामिल? प्रथम भारतीय सदस्य जिनको क्या किया? शामिल किया गया। उनका नाम क्या था? उनका नाम था सी गुप्ता और दूसरा थे सैयद हुसैन बिलग्रामी। सैयद हुसैन बिलग्रामी थे, जो कार्यकारिणी परिषद में प्रथम भारतीयों को शामिल किया गया। ठीक है,
चलिए हम इसको फिर से देख लेते हैं कि भारत शासन अधिनियम 1909, इसे मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जानते हैं। वहीं जो मार्ले थे ये भारत के सचिव थे एंड मिंटो थे कौन थे, भारत के गवर्नर जनरल थे। सर अरुंडेल समिति के आधार पर इस अधिनियम को लाया गया था एंड केंद्रीय विधान जो परिषद के सदस्य थे उनकी संख्या कितनी 16 से बढ़ाकर 60 कर दी गई। मुस्लिम लीग के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र और निर्वाचन मंडल की व्यवस्था की गई। यहीं से अंग्रेजों का फूट डालो और राज करो की नीति सामने आने लगी और इसी अधिनियम से संप्रदायवाद का बीज बोया गया। बजट में निर्वाचन करना, बहस करना, लोकहित और प्रश्न पूछने का अधिकार क्या किया गया, भारतीयों को दे दिया गया। वहीं कार्यकारिणी परिषद में जो प्रश्न भारतीय सदस्य क्या थे ने प्रथम प्रथम भारतीय सदस्य को किनको किनको शामिल किया गया, सी गुप्ता और सैयद हुसैन बिलग्रामी को क्या किया गया, इसमें शामिल किया गया। ठीक है, हम अगले अधिनियम की तरफ चलते हैं। तो हमारा अगला अधिनियम है भारत शासन अधिनियम 1919। नाम है भारत शासन अधिनियम 1919। ठीक है, इसे मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जानते हैं। इस नाम से मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार। वो सुधार के क्या करते हैं नाम से भी इसको जानते हैं। वहीं जो मॉन्टेस्क्यू थे जो जो मॉन्टेस्क्यू थे ये क्या थे, भारत के सचिव थे। मॉन्टेस्क्यू क्या थे, भारत के सचिव थे। ये क्या थे, भारत के सचिव। वहीं जो चेम्सफोर्ड थे एक कौन थे, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया अर्थात के उसमें भारत के वायसराय थे। चलिए हम इसके कुछ पॉइंट देख लेते हैं। तो सर्वप्रथम उत्तरदायी भारत का शब्द स्पष्ट किया गया है यहाँ पे। उत्तरदायी शब्द का क्या किया गया, शब्द को स्पष्ट किया गया। स्पष्ट किया गया इसी में। और 1793 में भारत सचिव की खर्च व्यवस्था को भारत के राजस्व दिया जाता था। जो 1793 में जो भारत का सचिव था इसका खर्च कहाँ से दिया जाता था, भारतीय राजस्व से। राजस्व से क्या किया दिया जाता था। अब इसका खर्च ब्रिटिश राजस्व से दिया जाएगा। क्या, अब भारत का जो वो सचिव था 1919 से क्या होने लगा, इसका खर्च ब्रिटिश राजस्व से दिए जाने का प्रावधान किया गया। दिए जाने का प्रावधान किया गया इसी में। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। इसमें प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली अपनाई गई। इसमें प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली प्रणाली अपनाई गई। ठीक है, प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली अपनाई गई तथा महिलाओं को भी इसमें मतदान करने का अधिकार दिया गया। महिलाओं को भी क्या किया गया, मतदान देने का अधिकार दिया गया। सांप्रदायिकता के आधार पर निर्वाचन प्रणाली की को सिखों पर भी लागू कर दिया गया। सांप्रदायिकता के आधार पर जो निर्वाचन व्यवस्था थी, निर्वाचन प्रणाली थे, इसको सिखों पे भी क्या कर दिया गया, लागू कर दिया गया। सिखों पर भी लागू। ठीक, आगे बढ़ते हैं। इसमें केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका स्थापित की गई। कैसे, केंद्र में द्विसदनात्मक व्यवस्था क्या कर दी गई, लागू कर दी गई।
प्रांतों में द्वैध शासन पद्धति लागू हो गई। वहीं जो प्रांत थे, प्रांत में द्वैध शासन लागू हुआ। जो जो विषय थे जिन पर कानून बनाना था उनको दो भागों में विभाजित किया गया, एक हस्तांतरित विषय और दूसरा आरक्षित विषय। ऐसा हस्तांतरित और आरक्षित विषय, और दूसरा आरक्षित विषय। जो हस्तांतरित विषय था यह भारतीयों को भी विधानसभा की सदस्यता देने का प्रावधान करता था। यह क्या करता था? भारतीयों को विधानसभा का सदस्यता देने की बात करता था। वहीं आरक्षित जो विषय था यह किसको प्राप्त था? यह गवर्नर जनरल को प्राप्त था। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को यह प्राप्त था। ठीक, आगे हम देखते हैं कि जो द्वैध शासन प्रणाली थी इसका जन्मदाता किसको माना जाता है? लायोनिल कार्टिस को माना जाता है। जो द्वैध शासन व्यवस्था थी इसका जन्म किसको माना जाता है? लायोनिल कार्टिस को क्या किया जाता है? माना जाता है। वहीं जो भारत में लोक सेवा आयोग का यहाँ पर क्या किया गया? गठन किया गया। यहाँ पर भारत में लोक सेवा का क्या किया गया? सेवा आयोग का गठन किया गया। ठीक है, चलिए हम इसको फिर से देख लेते हैं। भारत शासन अधिनियम 1900 कितना है? 1919। इसको मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार के भी नाम से जानते हैं। और जो मॉन्टेस्क्यू थे ये कौन थे? भारत के सचिव थे। वहीं जो चेम्सफोर्ड थे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे। यहीं पे भारत के उत्तरदायी शब्द के भारत के लिए भारत का उत्तरदायी अर्थात कि जो भी नियम बनाएगा, कानून बनाएगा, ठीक है, वो ब्रिटेन बनाएगा, अर्थात कि भारत के लिए वो उत्तरदायी होगा, शब्द को स्पष्ट किया गया। फिर जो 1793 में भारत का सचिव पद सृजन किया गया था और जिसका खर्च कहाँ से दिया जाता था? भारतीय राजस्व दिया जाता था। 1919 के भारत शासन अधिनियम अर्थात कि मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार से क्या किया गया कि जो अब भारत का जो सचिव होगा उसका खर्च कौन देगा? खर्च ब्रिटेन देगा। ठीक है, वहीं प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली का व्यवस्था की गई। वहीं मत देने का अधिकार महिलाओं को भी यहाँ से दे दिया गया। निर्वाचन प्रणाली जो थी यहाँ पे सांप्रदायिकता का बीच को और बढ़ाया गया और सिखों को भी निर्वाचन प्रणाली में अलग क्षेत्र देने की बात कही गई। वहीं जो द्विसदनात्मक व्यवस्था थी, जो द्विसदनात्मक व्यवस्था को यहाँ पर क्या किया गया? लाया गया। वहीं प्रांत में द्वैध शासन व्यवस्था लागू की गई। द्वैध शासन अर्थात कि एक हस्तांतरित विषय होगा और एक आरक्षित विषय होगा। हस्तांतरित विषय में भारतीयों को विधानसभा में सदस्य बनाने की बात की गई। वहीं जो आरक्षित विषय होगा इसकी शक्तियाँ किसके पास होंगी? वह गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को क्या होगी? प्राप्त होंगी। इसी में जो भारत शासन अधिनियम 1919 है, इसी में भारत के लिए लोक सेवा आयोग के गठन की बात कही गई। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और अगले अधिनियम में प्रवेश करते हैं। हम इसको क्लियर करते हैं। अगला हमारा अधिनियम है भारत शासन अधिनियम 1935। ठीक है, हम इसमें बढ़ते हैं। भारत शासन अधिनियम 1935 में क्या क्या बताया गया? तो अखिल भारतीय संघ की स्थापना का प्रावधान किया गया। स्थापना का प्रावधान किसमें किया गया? इसी में किया गया। और इसी में केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना, केंद्र में द्वैध शासन की व्यवस्था प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त कर दिया गया। वहीं प्रांतों में क्या किया गया? द्वैध शासन समाप्त कर दिया गया।
क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। प्रांतों में स्वायत्त शासन की स्थापना की गई। स्वायत्त शासन की क्या की गई, स्थापना की गई, स्थापना की गई। वहीं संघीय न्यायपालिका की स्थापना की गई। संघीय न्यायपालिका की क्या की गई, स्थापना की गई। स्थापना किसमें की गई, इसमें की गई। 11 प्रांतों में विधान सभा का गठन किया गया। जो 11 प्रांत थे, विधानसभा का क्या किया गया, गठन किया गया, गठन किया गया। सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति का विस्तार कर उसमें आंग्ल भारतीयों और ईसाइयों, ठीक है, जो सांप्रदायिकता का बीज बोया गया था, एकता में इनमें और किसको किसको छूट दिया गया, आंग्ल, किसको किसको जोड़ा गया, आंग्ल भारतीयों को, ईसाई यूरोपीय, ईसाई यूरोपीय तथा हरिजनों को भी शामिल कर दिया गया। हरिजनों को क्या कर दिया गया, इसमें जोड़ दिया गया। भारत परिषद का अंत कर दिया गया, जो ब्रिटेन में थी। जो भारत परिषद थी, भारत परिषद जो थी, इसका क्या का अंत कर दिया गया, अर्थात कि इसको क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। वहीं वर्मा को भारत से अलग कर दिया गया, आज़ाद, और क्या बना, आज़ाद म्यांमार बना। वर्मा को क्या कर दिया गया, भारत से अलग कर दिया गया, अलग कर दिया गया, और क्या बना, म्यांमार, म्यांमार बना। 1937 का चुनाव, इस एक ही पॉइंट इसको हम देख लेते हैं। 1937 में क्या कराया गया का चुनाव, 1937 में चुनाव कराया गया, हम इसको देखते हैं और इसके की पॉइंट को। तो भारतीय संविधान में लगभग 200 से ज़्यादा अनुच्छेद इसी से लिए गए, इससे भारत शासन अधिनियम से। और भारतीय संविधान में 200 प्लस अनुच्छेद इसी से लिए गए हैं, इसी से, इससे भारत शासन अधिनियम 1935 से लिए गए हैं। 1937 में कांग्रेस 8 प्रांतों में क्या हुई, यहाँ पे 8 प्रांतों में कांग्रेस जीती, कांग्रेस क्या हुई, जीती। वहीं 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध होने के कारण कांग्रेस ने इस्तीफा दे दिया। तो 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वार के कारण कांग्रेस क्या कर दी, इस्तीफा दे दी। कांग्रेस ने क्या कर दिया, इस्तीफा दे दिया। इसको भी भारतीयों ने नहीं माना, और जो भारत शासन अधिनियम के जो भी नियम शर्तें थे, उसको भी भारतीयों ने क्या कर दिया, सीधा नकार दिया। आगे देखते हैं अगस्त प्रस्ताव 1940। हम इससे पहले इसको एक बार और रिविजन करते हैं। भारत शासन अधिनियम 1935 क्या कहता है कि अखिल भारतीय संघ की स्थापना यहाँ पे करने का प्रावधान किया गया। केंद्र में द्वैध शासन व्यवस्था लागू किया गया तथा प्रांतों से जो द्वैध शासन व्यवस्था थी उसको समाप्त कर दिया गया। अब प्रांतों में स्वायत्त शासन स्थापित करने का प्रावधान किया गया। वहीं संघीय न्यायपालिका की भी स्थापना की गई। 11 प्रांतों में विधानसभा का गठन किया गया और सांप्रदायिकता को और बढ़ाया गया तथा आंग्ल भारतीय ईसाई यूरोपीय हरिजनों को अलग से क्या किया गया, चुनाव क्षेत्र और चुनाव प्रणाली प्रदान की गई। वहीं वर्मा को इससे क्या गया, इसी अधिनियम के तहत वर्मा को भारत से अलग करके एक नया देश का निर्माण किया गया जिसे हम आज म्यांमार के नाम से जानते हैं। वहीं 1937 में चुनाव कराया गया। 1937 में जो चुनाव हुआ उसमें 8 प्रांतों में कांग्रेस ने क्या किया, जीत हासिल की। वहीं 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध शुरू होने के कारण कांग्रेस ने
क्या कर दिया, इस्तीफा दे दिया। भारतीय संविधान में यहाँ से 200 प्लस अनुच्छेद सीधा सीधा भारतीय संविधान में क्या किए गए हैं, जोड़े गए हैं। चलिए हम अब आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा होगा अगस्त प्रस्ताव। अगस्त प्रस्ताव कब आया था, 1940 में। 1940 में अगस्त प्रस्ताव कब आया था, 1940 में। अब हम इसको देख लेते हैं। तो जो वायसराय उस समय थे कौन थे, लॉर्ड लिनलिथगो। वायसराय कौन थे इस समय, लॉर्ड लिनलिथगो। लॉर्ड लिनलिथगो थे, के द्वारा द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान इसे लाया गया, क्या किया गया, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान इसको क्या प्रस्तुत किया गया। इन्होंने पहली बार बोला कि भारत का संविधान बनाना भारतीयों का अधिकार है। क्या भारत का, इसने बोला, वायसराय ने बोला कि भारत का संविधान बनाना भारतीयों का अधिकार है। लेकिन जो टॉप डिसीजन मेकिंग ब्रिटेन में थे उन्होंने क्या किया, इसका विरोध किया और उन्होंने बोला कि युद्ध की समाप्ति में भारत को क्या किया गया, और उन लोगों ने बोला कि युद्ध के बाद भारत यदि उनका साथ देता है तो भारत को औपनिवेश का दर्जा दिया जाएगा। औपनिवेश का क्या किया जाएगा, अर्थात कि राज्य स्थापित किया जाएगा, का दर्जा दिया जाएगा। ठीक है। जो टॉप मेकर थे, कौन, जो टॉप मेकर थे, हालांकि जो ब्रिटेन में बैठ के भारत को चला रहे थे, उन लोगों ने बोला। वहीं ब्रिटिश हुकूमत के द्वारा यह पहला औपचारिक वक्त था जिसने स्वीकार किया कि भारत का जो संविधान है वो कौन बनाएंगे, वो भारतीय बनाएंगे। इसको भारतीयों ने नहीं माना। गांधी ने इसको भारतीयों ने क्यों माना, क्योंकि इसमें सीधा सीधा भारत को स्वतंत्रता देने के स्थान पे क्या किया गया था कि भारत को औपनिवेश का दर्जा देने की बात की गई थी। गांधी जी ने इसे व्यक्तित्व सत्याग्रह, दिल्ली चलो आंदोलन, इसी में क्या किया, शुरू किया गया और इसे क्या बोला, यह क्या है, लेट चेक, ठीक है, लेट चेक है, अर्थात कि यह बाद का चेक है। इसको गांधी जी ने इसी में बोला था। ठीक है। अगस्त प्रस्ताव किसने दिया था, तो वायसराय, उसमें जो लॉर्ड लिनलिथगो थे उन्होंने अगस्त प्रस्ताव को द्वितीय विश्व युद्ध के कारण दिया था और इन्होंने सोचा कि हम भारत को ऐसे क्या करें, भारतवासियों को ऐसे भुलवा लेंगे। और इसमें क्या बोला गया कि भारत का जो संविधान बनाना है वो भारतीयों का अधिकार है। और इसमें जो डायरेक्ट सीधे स्वतंत्रता देने के स्थान पे बोला गया कि भारत को क्या करेगा, युद्ध के पश्चात, अर्थात कि जैसे युद्ध समाप्त होता है भारतीयों को उपनिवेश का दर्जा दिया जाएगा। इस कारण भारतवासियों ने इसको नहीं माना। ठीक है। हम आगे देखते हैं। अगला हमारा अधिनियम है जिसको हम क्रिप्स मिशन के नाम से जानते हैं। क्रिप्स मिशन 1942। क्रिप्स मिशन कब आया था, 1942 में आया था। हम आगे बढ़ते हैं। क्रिप्स मिशन, सर स्टैनफोर्ड क्रिप्स इसके अध्यक्ष थे। इसके अध्यक्ष कौन थे, सर स्टैनफोर्ड क्रिप्स क्या थे, इसके अध्यक्ष हैं। वहीं इनके द्वारा भारत में तत्कालीन राजनीतिक दलों को निम्न प्रस्ताव दिए गए। वो प्रस्ताव कौन कौन है, हम ऐसे बताते हैं। एक था
युद्ध के उपरांत नए संविधान की रचना करना। युद्ध बाद क्या होगा? नया संविधान बनाना। भारत को उपनिवेश का दर्जा देना। दूसरा, भारत को उपनिवेश का दर्जा देना, जिसको भारत के सभी राजनीतिक दलों ने क्या कर दिया? सीधा सीधा अस्वीकार कर दिया। महात्मा गांधी ने इस प्रस्ताव को बाद की तिथि अर्थात चेक करार दिया। वहीं जवाहरलाल नेहरू ने इसे टूटते हुए बैंक का नाम दिया। क्या किया? इसे गांधी जी ने बोला कि यह बाद का चेक है, और वहीं नेहरू ने इसे क्या किया? टूटते हुए बैंक का नाम दिया। आगे हम देखते हैं अगला अधिनियम जो है, उसे हम किस नाम से जानते हैं? उसे हम बेबल योजना के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? हम उसे बेबल योजना के नाम से जानते हैं। और जो उस समय वायसराय थे, कौन थे? लॉर्ड बेबल थे। वायसराय कौन थे? वायसराय लॉर्ड बेबल थे। वायसराय अर्थात गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। जो वायसराय होगा, ये जब ब्रिटेन का कार्यकारिणी परिषद में भाग लेगा तो वायसराय कहा जाएगा। वहीं जब इन भारत के जो राजे रजवाड़े थे उनसे किसी बात पर डील करेगा, अर्थात कि भारत में जो कांग्रेस थी उनसे जब किसी बात पर डील करेगा तो वो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बन जाएगा। ठीक है, हम इसको देखते हैं आगे कि भारत का जो पहला व्यक्ति जिसने स्वतंत्र सरकार की स्थापना की, वो कौन था? भारत का जो पहला व्यक्ति था जिसने स्वतंत्र सरकार की क्या की? सरकार की स्थापना की थी। स्थापना की थी, उसका नाम था राजा महेंद्र प्रताप सिंह। राजा महेंद्र प्रताप सिंह। और ये कहाँ के राजा थे? अफगानिस्तान। जब भारत अखंड भारत था तब उस समय अफगानिस्तान काबुल के क्या थे? राजा थे। और इन्होंने क्या किया कि 1928 में काबुल में क्या किया? अलीगढ़। ठीक है, ये कहाँ से? काबुल में अलीगढ़ से थे। ठीक है, तो राजा महेंद्र जो सिंह थे वो स्वतंत्र सरकार की स्थापना सबसे पहले भारत क्या किए थे? भारत में किए थे। बेवल योजना को हम देख लेते हैं। तो तत्कालीन वायसराय लॉर्ड बेवल थे। वहीं इनके नाम पे ही इस योजना का नाम पड़ा। इसका उद्देश्य था इसका उद्देश्य था भारतीय संवैधानिक गतिरोध को खत्म करना। जो भारतीय संवैधानिक गतिरोध उसको क्या करना था? उसको खत्म करना था, उसको समाप्त करना था। भारत के स्वशासन के लक्ष्यों को अग्रसर करने के लिए बेबल योजना प्रस्तुति की, जिसके अंतर्गत वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में वायसराय तथा प्रधान सेनापति को छोड़कर शेष सदस्य भारतीय होंगे। क्या किया? वायसराय और सेनापति को छोड़कर इन्होंने भी बोला कि जो वायसराय और सेनापति हैं, सेनापति इसमें कार्यकारिणी परिषद में, एक मिनट नीचे लिखते रहे हैं, कार्यकारिणी परिषद में इन दोनों को छोड़कर शेष जो सदस्य होंगे क्या होंगे? वह भारतीय होंगे, इसमें बोला गया है। कार्यकारिणी में जो हिंदू तथा मुस्लिम सदस्यों की संख्या कैसे थी? बराबर बराबर थी। जितने हिंदू होंगे उतने मुस्लिम होंगे, उतने क्या होंगे? मुस्लिम होंगे। यह बहुत जटिल था, हिंदुओं की संख्या ज़्यादा थी,
इसमें क्या थी, अगर संख्या की बात करें तो हिंदू ज़्यादा थे, इसी कारण इसको क्या किया गया, इस पर डिबेट हुई। तो भारतीय सचिव की जो शक्ति को सीमित कर दिया गया, वहीं जबकि वायसराय की वीटो शक्ति को क्या कर दिया गया, बढ़ा दिया गया। जो सचिव थे, इनकी शक्ति को क्या किया, इनकी शक्ति को कम कर दिया गया। वहीं जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे, अर्थात वायसराय थे, इनकी शक्ति को क्या कर दिया गया, बढ़ा दिया गया। तत्कालीन राजनीतिक दल कांग्रेस और मुस्लिम पार्टी ने क्या कर दिया, इसे अस्वीकार कर दिया। जो तत्कालीन पार्टी थी कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने इसे क्या कर दिया, अस्वीकार कर दिया, अस्वीकार कर दिया। अब आगे हम देखते हैं माउंटबेटन योजना। अगला अधिनियम है माउंटबेटन योजना। इस समय जो वायसराय थे कौन थे, इसमें वायसराय थे लुई लॉर्ड माउंटबेटन। लुई लॉर्ड माउंटबेटन थे। और तत्कालीन वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा 3 जून 1947 को इस योजना को क्या किया गया, प्रस्तुत किया गया। कब, 3 जून 1947 को क्या किया गया, इसको प्रस्तुत किया गया। वहीं भारत को इसमें क्या किया, भारत और पाकिस्तान को दो भागों में बांट दिया गया, बांटना था भारत व पाकिस्तान, क्या किया, इसको बांटना था, जिसके जिसके लिए क्या किया गया, परामर्श दिया गया, किसके द्वारा, दोनों राष्ट्रों को, किसे, माउंटबेटन के द्वारा। वहीं कांग्रेस और मुस्लिम लीग के द्वारा इसे स्वीकार कर लिया गया। यहाँ पे इसको क्या किया, कांग्रेस और जो मुस्लिम लीग थी, दोनों ने क्या किया, इसको स्वीकार कर लिया, क्या कर लिया, दोनों ने इसे स्वीकार कर लिया। इसके बाद कौन सा अधिनियम आया, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम लाया गया। अधिनियम 1947 लाया गया। इसमें माउंटबेटन योजना के अनुसार 4 जुलाई 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम ब्रिटिश संसद में प्रस्तुत करना था, जिसे 18 जुलाई को स्वीकृति हो गई। ठीक है, 15 अगस्त 1900 इसे कब प्रस्तुत करना था, इसे 4 जुलाई को प्रस्तुत करना था, 4 जुलाई 1947 को प्रस्तुत करना था, 18 जुलाई को यह क्या हो गई, ब्रिटेन संसद में क्या हो गई, संसद में स्वीकृति प्रदान कर दी गई, और 15 अगस्त 1947 को क्या कर दिया गया, 15 अगस्त 1947 को दोनों अलग अलग राष्ट्रों को क्या कर दिया गया, स्वतंत्र कर दिया गया। चलिए, यहीं पे हमारा यह क्लास समाप्त होता है। तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, और हम कोई भी सेशन नहीं छोड़ेंगे, कोई पॉइंट नहीं छोड़ेंगे, और आगे ही हम ऐसे पूरा क्या करेंगे, एक एक सिलेबस, एक एक पॉइंट को पकड़ के उसको क्लियर पढ़ाते चलेंगे, एक एक पॉइंट पढ़ाते चलेंगे। थैंक यू।